साइरस, साइरस। कुछ आवाजें सिर्फ उन्हें ही सुनाई देती हैं जिन्हें आत्माएं चुनती हैं। वो किस्सा जब भी याद करता हूं तो आज भी रात को ठीक से नींद नहीं आती। ये कहानी सोनभद्र गांव की है, जहां बहुत सालों पहले एक घर में एक पति पत्नी की रहस्यमयी तरीके से मौत हुई थी। एक दिन राजू रात को उसी घर के पास से गुजर रहा था। तभी उसे वहां पर किसी के बातें करने की आवाज आती है। वो मन ही मन सोचता है, यहाँ तो कोई रहता ही नहीं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे घर चलना चाहिए। हाँ बेटा, आ गया घर। पापा, मुझे आपको कुछ बताना है। बोल बेटा। पापा, वो जो घर है जहाँ बहुत साल पहले किसी पति पत्नी की मौत हुई थी, वहां मैंने किसी की आवाज सुनी। बेटा, तुझे वहम हुआ होगा। नशे वशे तो नहीं कर रहा आजकल? जाकर सो जा। सारा तू ज्यादा सोच रहा है। हाँ, शायद आप सही कह रहे हो। मैं जाकर सो जाता हूँ। उस दिन तो सोने चला गया, लेकिन अगली रात राजू फिर उसी घर के पास गया। लेकिन इस बार वो अपने एक दोस्त के साथ वहां गया। ध्यान से सुन चंदन, वो आवाजें मुझे अभी भी सुनाई दे रही हैं। क्या तू भी ये आवाजें सुन पा रहा है? उस रात राजू के दोस्त चंदन को कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी। चंदन ने राजू का बहुत मजाक उड़ाया। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि ये आवाज आपको, मुझे या किसी और को सुनाई क्यों नहीं दे रही। इसका पता आपको कहानी में आगे लगेगा। उसी रात राजू जब सो रहा होता है, तभी उसकी आंख खुलती है और वो देखता है कि एक परछाई उसके सामने खड़ी हुई है। वो परछाई उससे बोलती है, अब से तेरा शरीर मेरा है। मैं तेरे बाप को नहीं छोड़ूंगा। मेरा बदला अभी बाकी है। उस दिन के बाद राजू राजू नहीं रहा। अगली रात उसके पापा उसके पास आए और उसकी हरकतों ने उसके पापा को चौंका दिया। बेटा, क्या हुआ? आज तो कहीं बाहर नहीं गया। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बुढ़े, मैं तो ठीक हूँ। तू जाकर अपना काम कर। तुझे शर्म नहीं आती? अपने बाप से तू करके बात करता है। अबे ओ सरपंच, मुझे अकेला छोड़ दे। चला जा यहाँ से। उस रात राजू के पापा को कुछ समझ नहीं आता कि आज राजू को क्या हो गया। तभी उन्हें कुछ सूझता है। हेलो पंडित जी, क्या आप कल मेरे घर पर आ सकते हैं? मेरे बेटे को कुछ हो गया है। अगले दिन पंडित जी घर आते हैं। वो पंडित जी उस गांव के सबसे पुराने और अनुभवी पंडित थे। राजू के पापा पंडित जी को सारी बातें बताते हैं तो पंडित जी बोलते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। इसके पीछे कोई बुरी शक्ति का असर लग रहा है। हमें वहीं चलना होगा जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। सच जानने का रास्ता वहीं से होकर जाएगा। पंडित जी और राजू के पापा उस रात वहां पहुंचे। पंडित जी को वहां काफी अजीब चीजें महसूस हुईं। फिर पंडित जी ने उससे बताया कि क्या समस्या है। मुझे सब पता लग चुका कि आत्मा तुम्हारे बेटे में ही क्यों आई और किसी और में क्यों नहीं, और वो तुम्हें ही क्यों परेशान कर रही है। जल्दी बताइए पंडित जी, ऐसा क्यों हो रहा है? इसमें सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा ही है। मैंने क्या किया है पंडित जी? अब पंडित जी उसे पूरी कहानी बताते हैं। तो आओ दोस्तों, उस कहानी को सुनते हैं और देखते हैं। 10 साल पहले इस गांव में उसी घर में एक जवान लड़का, कबीर नाम का लड़का रहता था। और तो और वह एक लड़की से प्यार करता था जिसका नाम श्रेया था। लेकिन कबीर नीची जाति का था और श्रेया काफी उच्च जाति की लड़की थी। उस समय गांव में जात पात को बहुत महत्व दिया जाता था। लेकिन समस्या तो तब ज्यादा गंभीर हो गई जब कबीर श्रेया से शादी करके उसे अपने घर ले आया। कबीर, तुमने हमारी सदियों पुरानी परंपरा को तोड़ा है। एक ऊंची जात की लड़की से शादी करके तुमने न सिर्फ नियमों का अपमान किया है, बल्कि पूरे गांव को नीचा दिखाया है। तुम्हें क्या लगता है प्रेम से जाति मिट जाती है? ये गांव तुम्हें और तुम्हारी औरत को कभी स्वीकार नहीं करेगा। सरपंच जी, अगर प्रेम जाति देखकर होता तो शायद भगवान भी मंदिर में जाने से मना कर देते। मैंने शेरिया से शादी की है क्योंकि वो इंसान है, एक ऐसी इंसान जो मुझसे प्यार करती है और जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहता हूँ।
अगर इस गांव की इज्जत जाति के बंधन से जुड़ी है तो उस इज्जत को बदलने का वक्त आ गया है। एक दिन यही गांव हमें याद करेगा, प्यार बार क्या बुदा दलिया की याद ने प्यार करने वालों को नहीं, नफरत फैलाने वालों को शर्मिंदा होना पड़ेगा। यह लाइन सरपंच के लिए सिर्फ एक वाक्य नहीं होती, ये उसके रिवाजों, परंपराओं और खुद उसकी औकात पर हमला होता है। उसे लगता है कि उसका रुतबा खतरे में पड़ गया है। तो अगली रात सरपंच जी को शेरिया मिलती है। पिछले काल वाली बात याद करके वो गुस्से में शेरिया को बोलते हैं, तुम जैसी लड़कियां हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला देती है। एक नीची जात के लड़के से प्रेम, शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारी वजह से पूरे गांव का सिर झुक गया है। अगर तुम मेरे घर की होती तो आज के बाद तुम्हारा चेहरा देखना भी गवारा ना करता। तुम जैसे लोगों के लिए एक ही रास्ता बचा है, या तो अपने पैरों से इस गांव को छोड़ दो या अपनी सांस लेना बंद करो। ये बातें सिर्फ उसके प्रेम के खिलाफ नहीं होती, बल्कि उसकी पूरी अस्मिता, उसकी इज्जत और उसकी इंसानियत को ठोकर देती है। जब किसी को उसकी जात, उसके प्यार और उसके अस्तित्व के लिए कलंक बताया जाए तो वो अंदर से टूट सकता है। श्रेया पहले से ही समाज के विरोध का सामना कर रही होती है, लेकिन जब किसी प्रमुख व्यक्ति जैसे गांव का सरपंच उसे खुलेआम ऐसे शब्दों से जलील करता है तो वो सोचती है कि उसके पास जीने का कोई मतलब नहीं बचा। जब कबीर को इन सब बातों के बारे में पता चलता है तो उसकी भी जीने की इच्छा खत्म हो जाती है। लेकिन मरते समय उसे लगता है कि श्रेया की मौत के पीछे सरपंच का हाथ है। लेकिन सरपंच इस बात से अनजान था कि श्रेया ने आत्महत्या कर ली है। कबीर की आत्मा बदले की आग में जल रही थी। उसे लगता था कि श्रेया की मौत के लिए सरपंच जिम्मेदार है। लेकिन जब वह बदला लेने लौटा, उसकी नजर सरपंच के बेटे पर पड़ी, क्योंकि राजू ही सरपंच की सबसे बड़ी कमजोरी था। कबीर जानता था कि अगर उसे सचमुच सरपंच को तोड़ना है तो वही रास्ता सबसे सही है, उसके अपने खून से। पंडित जी, जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि बात यहाँ तक पहुंच जाएगी। अब मैं क्या करूं? गलती से बड़ी कोई सजा नहीं सरपंच जी, लेकिन प्रायश्चित से बड़ी कोई शक्ति भी नहीं। तुम्हें उस आत्मा से क्षमा मांगनी होगी, खुलेआम, सबके सामने। और जिस जमीन पर श्रेया को जालिल किया था वहीं एक विद्यालय बनवाना होगा जहां हर जाति, हर धर्म के बच्चे एक साथ पढ़ सके। मैं करूंगा, सब कुछ करूंगा, बस कबीर की आत्मा को शांति मिल जाए। इस गांव का सरपंच हूं। आप सबके सामने कबीर और श्रेया से, जिन्हें मैंने 15 साल पहले बहुत कुछ गलत कहा था, दिल से माफी मांगता हूं। और आज आप सबके सामने ये वादा करता हूं कि मैं यहाँ एक स्कूल बनवाऊंगा जहां हर धर्म, हर जाति के बच्चे एक साथ पढ़ाई कर सके। क्या आत्मा वाकई चली गई या अब भी कहीं पास है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप जानना चाहते हैं आगे क्या होता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली कहानी की घंटी सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं सिर्फ कहानी नहीं, अंधेरे की आवाज हूं। डर मेरा अंदाज है, मैं सहराज हूं।